हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम ज्ञान मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है दोस्तों, ग्राम समाज विकास की डेली क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने अभी तक सारी क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाइए, सारी क्लासेस की आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यूपी जीके की भी डेली क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन क्लासेस की भी पूरी लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और उसको ऑल पे सेट कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है या फिर लेट पहुंच रहा है। तो आप बेल आइकन पर क्लिक जल्दी से कर लें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है आज हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म देखें तो MGNREGA यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, आजीविका सुरक्षा प्रदान करके, लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए, यानी कि उपर्युक्त सभी। पूरी मनरेगा योजना को दोस्तों हम लोगों ने कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैंने जैसा कि आपको बताया जल्दी से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जो मनरेगा योजना हो गई, बाकी सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया? तो दोस्तों ये नहीं चलाया गया था हमारे एटा, मैनपुरी और आगरा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विकासात्मक आयोजना की आधारभूत इकाई माना है? तो दोस्तों विकास खंड को आधारभूत इकाई माना है योजना आयोग ने। ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग ने स्थान ले लिया है योजना आयोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? भैया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके ग्राम विकास के लिए। किसे कहा जाता है सीमांत किसान? तो दोस्तों जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसको कहा जाता है सीमांत किसान। ठीक है, जो हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती हैं उसमें किसानों को, जैसे कर्ज माफ़ी हुई थी तो जो छोटे किसान थे सिर्फ उनकी ही कर्ज माफ़ी हुई थी, तो उस हिसाब से भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? तो दोस्तों जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये ग्राम विकास का कार्यक्रम नहीं है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 10 लाख कुआं योजना और इंदिरा आवास योजना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन सभी योजनाओं के बारे में पहले। उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है दोस्तों, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जी जब हमारी प्रधानमंत्री थीं तब 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था? तो दोस्तों इनमें से जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है ये शामिल नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भैया चकबंदी का संबंध है भूमि सुधार कार्यक्रम से। ठीक है, चकबंदी किस लिए की जाती है? जब किसानों की छोटी छोटी भूमि के पार्ट्स अलग अलग स्थानों पर होते हैं तो चकबंदी की प्रक्रिया करके एक बड़ी भूमि का पार्ट दे दिया जाता है उस किसान को, जिससे जो कृषि क्रियाएं होती हैं उनको करने में आसानी आपकी हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है? तो दोस्तों मध्यस्थों का उन्मूलन, साथ ही साथ काश्तकारी सुधार, खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी, ये है हमारे भूमि सुधार कार्यक्रम। ठीक है, या फिर उन कार्यक्रम के हिस्से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? तो दोस्तों भारत में जो जमींदारों का उन्मूलन हुआ था ना, मध्यस्थों का उन्मूलन यानी जमींदारों का उन्मूलन, तो ये सबसे बड़ा कार्यक्रम या सबसे सफल कार्यक्रम इसको कहा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों मरुस्थल विकास कार्यक्रम नहीं चलाया गया। इसका नाम ऐसा है कि आप सोचेंगे कि मरुस्थल को विकसित करना है, नहीं, इसका ये उद्देश्य नहीं है। जैसे राजस्थान में जो रेगिस्तानी एरिया है तो ये एरिया और ना बढ़ पाए, या फिर इसका उद्देश्य था कि जो बंजर भूमि का क्षेत्र है वो ना बढ़ पाए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया गया था दोस्तों मरुस्थल विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखें तो एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया? तो दोस्तों जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, साथ ही साथ मरुस्थल विकास कार्यक्रम, साथ ही साथ एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इन तीनों कार्यक्रमों को मिला दिया गया था एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो दोस्तों त्रिभुज रूप में क्षेत्र को बांटकर त्रिभुज के रूप में डिवाइड कर लिया और उसको मापने पर सबसे आसान होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरीब के बारे में हम लोग अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस पूरा कर चुके हैं, शाहजहानी जरीब हो या फिर आपकी गंतरी जरीब हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो दोस्तों 10,000 वर्ग मीटर को कहा जाता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर अगर बात करें 1 एकड़ तो 4,840 वर्ग गज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकड़ वाला ये। ठीक है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4840 वर्ग गज इस एरिए को कहा जाता है आपका 1 एकड़। अगला क्वेश्चन, 1 एकड़ में कितना बीघा यानी कच्चा रकबा होता है? तो दोस्तों 5 बीघा भूमि कहलाती है आपकी 1 एकड़। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम लोग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। मैंने जैसा बताया था, ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो पाएगा आपका। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू क्लासें देखनी है सारी की सारी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। तो भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों भूमि सुधार के जो कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित सभी विषय रखे गए हैं हमारी राज्य सूची में। ठीक है, ये राज्य सूची होती है, केंद्र की सूची होती है और एक संवर्ती सूची, ऐसे ही कुछ होता है ना, तो राज्य सूची में रखा गया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 भी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को विधिमान्य किए जाने से संबंधित, साथ ही साथ भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करने से बचाने के संबंध में, साथ ही साथ अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित, यानी कि चारों इसके आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है? तो दोस्तों जो स्थायी चारागाह होते हैं, साथ ही साथ जो बाग होते हैं और शमशान या फिर कब्रिस्तान, ठीक है, इनको चकबंदी के अधीन नहीं लाया जा सकता है। चकबंदी योजना इन पर लागू नहीं की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो भारत में संपत्ति का अधिकार है, संविधान की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम समाज की दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब बन गया है आपका। ठीक है, तो दोस्तों भारत में संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में ये एक विधिक अधिकार बन चुका है। जीके की दोस्तों जब क्लासेस आएंगी, पूरे संविधान को, पूरी हिस्ट्री को, पूरी जनरल नॉलेज जितनी भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, सारी जनरल नॉलेज हम लोग कवर करेंगे। ओके, वर्तमान में अभी देखते हैं। तो भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक सफलता मिली है भूमि सुधार कार्यक्रमों को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या होती है? तो दोस्तों डंपी लेवल यंत्र में समतलन की संख्या 3 या 5 होती है। ओके, कितनी होती है? 3 या 5 होती है भैया।
अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों चकबंदी का उद्देश्य नहीं है बड़े पैमाने की कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या है चकबंदी का उद्देश्य ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों कृषि जोतों का अपखंडन रोकना, यानी अपखंडन मीन्स छोटे छोटे खंड में जो भूमि बटी होती है ना उसको बढ़ावा ना देना या उसको रोकना। ठीक है, साथ ही साथ जोतों का उपविभाजन रोकना, साथ ही साथ दोस्तों कृषकों को अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। जैसा कि मैंने बताया किसानों की बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में भूमि होती है, तो उसको कृषि कार्यों में जो असुविधा होती है, जैसे किसी भूमि पे कोई कार्य करना पड़ता है, किसी भूमि पे कोई कार्य, तो ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा परेशानी होती है। जो चकबंदी योजना थी इसके अंतर्गत पूरी भूमि को मिला के एक पार्ट दे दिया जाता है किसानों को, जिससे उसको सभी कृषि कार्यों में थोड़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है, थोड़ा कम समय लगे साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञात उच्चता का सापेक्षतः स्थिर बिंदु कहलाता है? तो भैया बेंचमार्क कहलाता है ज्ञात उच्चता का सापेक्षतः स्थिर बिंदु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? जिन लोगों ने नोट्स लिए होंगे उनने ये पढ़ लिया होगा। हम लोग भी ये कवर करेंगे, ऐसा नहीं हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इसका आंसर है दोस्तों टॉमस मुनरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो दोस्तों संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों में महिलाओं का आरक्षण, यानी कि 33 सही 1/3%। ठीक है, इससे वैसे नॉर्मली 33% ही गिना जाता है। जो पंचायतों के चुनाव होते हैं ना, प्रधान वाले चुनाव, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। ओके, सारा ये भी हम लोगों ने कवर किया है, क्लासों में भी कवर करेंगे। जो नोट्स थे ना ये सब उनमें कवर किया गया है। अगर आपने नोट्स वाली वीडियो नहीं देखी है कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं, आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाएँ उस वीडियो को भी पूरा देखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? तो दोस्तों जो हेक्टेयर है ना, 10,000 वर्ग मीटर अंतर्राष्ट्रीय इकाई है ये भूमि नापने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जरीब का, चतक का, अंकनम का, या फिर ए सभी? तो दोस्तों भारत में किया जाता है काय का प्रयोग? जरीब का प्रयोग किया जाता है भैया। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जरीब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था जमींदारी प्रथा का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पारंपरिक मापन इकाई चैन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो दोस्तों ये सभी, यानी कि 66 फुट 22 गज या 100 कड़ियाँ। दोस्तों हम लोगों ने अपनी ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की वीडियो में जब जरीब पढ़ी थी तो उसमें एक पॉइंट गलत हो गया था आपका, ये आप सभी लोग उसको ठीक कर लें। जो जरीब होती है उसमें कड़ियों की संख्या दोस्तों 200 नहीं होती है, उसमें कड़ियों की संख्या होती है 100। अब मैं बताता हूँ ये पॉइंट गलत कैसे हो गया। मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था कि मैं 3 किताबों से जो कंबाइंड उनको मिला के सारा जो इम्पोर्टेंट डाटा है तो उसको मिला के मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, और नोट्स भी उसी हिसाब से प्रिपेयर की गए। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 2 किताबों में तो ये संख्या दी गई है 200, साथ ही साथ एक किताब जो युक्ति पब्लिकेशन की किताब है उसमें दोस्तों दी गई थी 100। जब मैंने इसको चेक किया अच्छे से, साथ ही साथ जो विकीपीडिया है मैंने उस पर भी देखा दोस्तों, तो ये संख्या 100 कड़ियों की मिली। तो अगर आपने उसमें वो पिछली वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने शाहजहानी जरीब, गंतरी जरीब पढ़ी थी, तो आप कड़ियों की संख्या उसमें 100 कर लें अगर आपने नोट्स लिए हैं या फिर नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ये मुझसे गलती हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। छोटे भाई को माफ़ तो कर सकते हो यार आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों जमींदारी उन्मूलन, ये भूमि सुधार था ना जो, ये सबसे पहले प्रारंभ किया गया था, ठीक है। जो मैंने आपको जरीब वाला बताया ना वो आप सभी सही कर लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में
उन तीनों किताबों की आपको जो फ़ोटो अलग अलग थी ना, जिसमें 2 किताबों में 200 थे, एक में 100 थे, तो मैं वो फ़ोटो शेयर कर दूंगा। अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। छोटी मोटी गलतियाँ यार सबसे हो जाती हैं, इंसानी हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती है? तो दोस्तों रूड ये प्रयुक्त नहीं की जाती है लंबाई के मापन हेतु। क्या क्या प्रयोग किया जाता है? तो करम, पॉल, साथ ही साथ जरीब, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं जरीब? 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक होती है शाहजहानी जरीब और एक होती है गनतरी जरीब। इनमें बाकी दोस्तों सारे पॉइंट सही थे, अभी तक जितनी भी क्लासें चली हैं एक एक पॉइंट सही है, लेकिन यही मुझसे छूट गया था ये 100 और 200 कड़ियों वाला पॉइंट, क्योंकि ये दोस्तों अलग अलग किताबों में ये अलग अलग दिया था। मैंने गलती ये हो गई कि गूगल पे इसको चेक नहीं किया। तो आप सभी लोग 100 कर लें कड़ियों की संख्या, ठीक है। चलिए दोस्तों, यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने सारे सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की बाकी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके साथ ही साथ इस वीडियो की एंड स्क्रीन में दोस्तों और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में तीनों जगह पर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। यूपी जीके की भी आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। यूपी जीके के दोस्तों नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। जैसे ही नोट्स पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे, नोट्स के हिसाब से हम लोग क्लासेस चालू कर देंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अभी यूपीजी की क्लास में दोस्तों चल रहे हैं। आज हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं दोस्तों टॉप 25 MCQs। बहुत ही ज़्यादा शानदार MCQ थे दोस्तों वो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।